Dear students, we have learned about the relation between van der Waals constants and critical constants. Today we will see the limitations of van der Waals equation. van der Waals इक्वेशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम का रिलेशन ए, बी और आर से क्या है ये भी एक्सप्लेन किया। ए और बी की वो वैल्यूज़ भी निकाली जिसमें क्रिटिकल वॉल्यूम नहीं था। ये सारा करने के बाद भी van der Waals इक्वेशन जो कि P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इस गैस इक्वेशन की कुछ एक लिमिटेशंस हैं। जैसे van der Waals इक्वेशन में ए एंड बी दीज आर कांस्टेंट्स, van der Waals कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट्स का मतलब दे शुड हैव अ डेफिनेट वैल्यू। पर जब प्रैक्टिकली हम करते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंट टेम्परेचर की डिफरेंट रेंज में और डिफरेंट प्रेशर पर इनके ए और बी के मान किसी भी एक गैस के लिए ये वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं। मीन्स ए एंड बी आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। मीन्स दीज आर नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट या इनका एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। van der Waals इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, van der Waals इक्वेशन सजेस्ट दैट वी सी क्रिटिकल वॉल्यूम अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 3। इसका मान जो है क्रिटिकल वॉल्यूम अपॉन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसकी वैल्यू 3 होती है। ये हमने van der Waals इक्वेशन से अभी देखा था। पर हमने ये देखा कि डिफरेंट गैसेस के लिए ये कांस्टेंट 3 का मान 3 हमेशा कांस्टेंट नहीं है। ये गैसेस के साथ साथ कुछ एक गैसेस के लिए ये चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस के लिए देखें तो इसकी वैल्यू होती है 2.8, आर्गन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.41, CO2 के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.86, जबकि Vc अपॉन बी शुड बी 3। और ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 3 ही आना चाहिए, लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए इसका मान वेरी करता है। तो ये भी एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, या इसका मान भी वेरी करता हुआ हमें मिलता है। तीसरा जो है van der Waals कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Pc Vc अपॉन आर टी सी दिस वॉज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8। ये इसका मान था, हमने देखा था। इसका मतलब Pc Vc अपॉन आर टी सी शुड बी 0.375। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। पर ये डिफरेंट गैसेस के लिए ये मान भी, जो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट Z का वैल्यू है, ये मान भी कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, ये भी चेंज होता रहता है। इसी तरह से van der Waals गैस के जो आइसोथर्म्स प्लॉट किए थे उन्होंने, तो दे शुड बी कंटिन्यूस। बट आइसोथर्म्स जो रियल गैस के लिए थे वो डिसकंटिन्यूस ग्राफ आता है। मतलब वो उस डिसकंटिन्यू, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे के किसी भी ताप पर हम देखते हैं तो रियल गैस के जो आइसोथर्म्स हैं वो डिसकंटिन्यूएशन में आते हैं। मीन्स यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, इधर लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्टेट है। बट अकॉर्डिंग टू van der Waals गैस इक्वेशन अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ है वो हमेशा कंटिन्यूस ग्राफ मिलना चाहिए, जबकि किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसके नीचे सारे हमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्टेट मिलती है। इसको भी van der Waals एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, और प्रेशर हाई है, एट वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, मीन्स जब गैस के मॉलिक्यूल पास होते हैं तब इसके कभी भी
सही रिजल्ट्स नहीं हमको मिलते हैं, इट डजंट गिव्स गुड रिजल्ट, मतलब ये जो गैस है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से वेरी कर जाती है। तो और इसी तरह से जो वॉन डर वाल्स ने अपने आइसोथर्म्स दिए थे उनमें भी जो वेवी पोर्शन था जिसमें कि टाइम उसमें उन्होंने बताया कि कुछ एक ऐसा पोर्शन आता है जिसमें प्रेशर भी कम होता है और वॉल्यूम भी कम होता है, वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसमें भी पोर्शन को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मीन्स ये कुछ एक लिमिटेशंस थी वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन में, और इनको सबको ओवरकम करने के लिए वॉन डर वाल्स ने बाद में एक इक्वेशन दी थी 1881 में, और वो कहलाई रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, समानीत अवस्था समीकरण, समानीत अवस्था समीकरण, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये वॉन डर वाल्स ने दी थी। और उसके साथ ही लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट ये उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी इन सारे जो लिमिटेशंस थे उनको ओवरकम करने के लिए। वॉन डर वाल ने कहा कि अगर इनकी जो गैस इक्वेशन है उसमें प्रेशर को हम सब्स्टिट्यूट कर दें रिड्यूस्ड प्रेशर से, और रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज़ रिड्यूस्ड समानीत दाब या रिड्यूस्ड प्रेशर, समानीत दाब रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको पाई से भी डिनोट करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर PR या पाई, दिस इज़ इक्वल टू P अपॉन PC, मतलब प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दें तो जो दाब आएगा वो कहलाता है समानीत दाब, रिड्यूस्ड प्रेशर या पाई। इसी तरह से उन्होंने कहा अगर टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से डिवाइड कर ले तो वो आता है रिड्यूस्ड टेम्परेचर TR, and this is also known as reduced temperature is theta. Likewise volume, reduced volume है, that is volume divided by critical volume, and this is phi. तो pi is equal to P upon PC, theta is equal to T upon TC, and phi is equal to V upon VC. या reduced pressure, reduced temperature and reduced volume। हमने जो वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन में क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली थी उसमें A was equal to 3PC VC square, B was equal to VC divided by 3, and R was equal to 8 upon 3 PC VC अपॉन TC। ये मान हमने अभी कैलकुलेट किए थे वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन में कि जो गैस कांस्टेंट्स हैं उनमें और क्रिटिकल कांस्टेंट्स में क्या रिलेशन है, उसमें हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी। अब हम जानते हैं कि वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम A, B और R में मतलब जो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट R है, इनकी वैल्यू क्रिटिकल फॉर्म में अगर वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन में रख देते हैं तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, P प्लस A की जगह 3PC VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, इसी तरह V माइनस B की जगह हम VC डिवाइडेड बाई 3 ये B की वैल्यू रख दें, दैट इज़ इक्वल टू R मीन्स 8 अपॉन 3 PC VC डिवाइडेड बाई TC इंटू T। ये वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन जो थी उसमें हमने केवल A, B और R जो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट है उनकी क्रिटिकल फॉर्म में जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर हमने रख दी तो ये वाली इक्वेशन आ गई।
अब इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों तरफ पीसी वीसी से इसको अगर डिवाइड कर दें इक्वेशन को दोनों तरफ, तो देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसको हम पीसी वीसी से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको 1/PC से डिवाइड कर दें और इस वाले को पूरे को 1/VC से डिवाइड कर दें, राइट। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। दो, जैसे मान लीजिए A इंटू बी है ना, ये A इंटू बी है। इसको अगर हम दोनों, इसको हमें 1/2 इंटू 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से, एक ही बात है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, P/PC। दो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, P/PC अपॉन 3 PC/VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू PC। ये दोनों तरफ डिवाइडेड हो गया PC से। लाइकवाइज ये VC से V/VC माइनस VC डिवाइडेड बाय 3VC, दोनों तरफ VC से डिवाइड हो गया ये दोनों टर्म्स जो हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 8/3 PC/VC अपॉन TC इंटू T, ये था। और इसको भी हम 1/PC/VC से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, PC से ये PC कैंसिल हो गया, VC से ये VC कैंसिल हो गया, और PC/VC से ये PC/VC कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो इक्वेशन आ गई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है P/PC प्लस 3VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और ये हो गया V/VC माइनस 1/3, एंड दिस इज इक्वल टू 8/3 T/TC। यहाँ से ये आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस। हम इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को PC/VC से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 3/PC/VC कर दें। या तो ये हम मान के चलें कि, या फिर हमने पहले PC/VC से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अगर हम 3 से चाहे इसको मल्टीप्लाई करें चाहे इसको मल्टीप्लाई करें, सारा एक ही बात है। तो क्या हुआ, P/PC प्लस 3VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V/VC माइनस, यहाँ पर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए इस वाले टर्म को 3 से, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसको किया तो ये क्या आ गया, 3V/VC, और ये क्या आ गया, 3/3। इसको यहाँ से किया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 8/3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, T/TC। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या ये वैल्यू आ गई। देखिए P/PC है ना, P/PC क्या था, पाई, रिड्यूस्ड प्रेशर, प्लस 3VC/V स्क्वायर। V/VC क्या होता था, 5, और VC स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन VC क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर, और ये अपोजिट है, उल्टा है, VC स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर है, मीन्स 1/5 स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ठीक है। और इधर आ गया 3V/VC इज 5 अगेन, माइनस ये 1 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 8, एंड T/TC इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, दिस इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको हम कहते हैं समानीत अवस्था समीकरण,
रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे कहेंगे, जब भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई रिलेशन होता है, किसी कोई इक्वेशन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में सब्सटेंस के बताती है, उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। और अगर रिड्यूस्ड प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन है, दिस इक्वेशन विल बी नोन एज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और या इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। In this equation, van der Waals constant A, B and R do not appear. Therefore, it has a wider scope. That is, it is applicable to all fluids like gases, जो भी gases हैं या gases जैसे जितने liquid हैं उन पर सब पर ये applicable है। Means gases पर तो है as well it is also applicable on liquids. तो ये जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेराइव्ड फ्रॉम द वैन डर वाल्स गैस ऑफ इक्वेशन, जिसमें कि ए, बी और आर जो कांस्टेंट्स हैं वो नहीं है। पर फिर भी देखिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो रिड्यूस्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसका डेरिवेशन किससे हुआ है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से। तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में जो कुछ एक लिमिटेशंस थी वो यहाँ भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं, पर वैसे ये इक्वेशन इतनी सही है कि हम इसको गैसेस के साथ साथ कुछ एक लिक्विड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लिमिटेशंस हैं जो कि हम हायर क्लासेस में आगे जाके पढ़ेंगे। बट टिल नाउ दिस इज़ रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। थीटा रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, रिड्यूस्ड प्रेशर है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम है और ये रिड्यूस्ड प्रेशर है। नेक्स्ट इज़, इसी से है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसी से हमें एक मिलता है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, समानित संगत अवस्थाओं का नियम। कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स मीन्स संगत अवस्थाओं का नियम। संगत अवस्थाओं का नियम क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग कि अगर दो या दो से अधिक हमारे पास गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, कुछ भी हमारे पास है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट या संगत अवस्थाओं के नियम के अनुसार अगर हमारे पास डिफरेंट दो या दो से अधिक गैसेस हैं या लिक्विड है और उनमें अगर दो मान, मीन्स अगर मान लीजिए पाई और फाई की वैल्यू इनकी सेम है, समान पाई फाई का मान है, तो समानित अवस्था समीकरण ये कहता है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट ये कहता है कि इसमें थीटा की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली सेम होगी। अगर किसी भी दो या दो से अधिक गैसेस या लिक्विड्स के दो वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू अगर सेम है तो थर्ड वैल्यू जो होगी वो भी उनकी सेम होंगी, और वो जो सब्सटेंस है, लिक्विड या गैस है, दिस विल बी सेड एज टू बी इन कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। ये आपस में संगत अवस्थाओं में ये पदार्थ कहे जाएंगे कि ये दो लिक्विड या ये तीन गैसेस जो हैं ये संगत अवस्थाओं में है। क्यों? क्योंकि उनके अगर पाई और फाई के मान सेम है तो उसका थीटा का मान भी सेम होगा, या उसमें फाई थीटा सेम है तो पाई का मान भी समान होगा। जो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है उसको भी हम इस रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट के फॉर्म में या पाई फाई थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। जो संपीड्यता गुणांक जो है उसको हम इस तरह से शो करते थे, पी वी अपॉन आर टी, जिसका कि आदर्श गैस के लिए वैल्यू 1 होता था, पी वी अपॉन आर टी। अगर हम इसको रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट में लिखें, मीन्स प्रेशर क्या होता है, पी जो है दैट इज़, अगर मान लीजिए हम प्रेशर लेते हैं तो पी अपॉन पी सी दैट वाज इक्वल टू पाई ना, दाब बटे क्रांतिक दाब बराबर पाई के था, है ना। और तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू पी सी। लाइकवाइज टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर दैट वाज इक्वल टू थीटा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
theta into critical temperature. Likewise, volume will be equal to phi into critical volume ना. तो अगर P, T और V को अगर हम रिड्यूस्ड और क्रिटिकल टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो Z विल बी इक्वल टू P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू PC. V की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या था, फाई इंटू VC अपॉन T की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू TC. और R जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 8/3 PCVC अपॉन TC. ये वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी. R वॉज इक्वल टू 8/3 PCVC अपॉन TC. ये वैल्यू हमने निकाली थी. तो इससे देखिए ये हो गया. अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो पाई PC फाई VC डिवाइडेड बाय 8 PCVC इंटू थीटा TC. और ये 3 TC ये ऊपर चला गया. अब देखिए PC से PC कैंसिल, VC से VC कैंसिल और ये TC से TC कैंसिल. मीन्स Z या कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट दिस विल बी इक्वल टू पाई फाई और ये 3 आ गया. मीन्स 3 पाई फाई और अपॉन 8 3/8 पाई फाई और अपॉन थीटा. तो इनके फॉर्म में रिड्यूस्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. और ज़्यादा जो गैसेस होती हैं उनमें अगर PV जो है, वैल्यू ऑफ PV आर नियरली सेम अगर किसी गैसेस का है तो रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर जो है वो भी उनका समान होगा. या यूँ कहें कि इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो जो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो Z है कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है, इसमें रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम अगर सेम है, इसमें ये शो हो रहा है कि अगर रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम सेम है तो थीटा का मान भी सेम होगा. तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट को भी हम रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिड्यूस्ड कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट जो है उसको हम दूसरी तरह भी शो करते हैं कि वो गैसेस जिनका वैल्यू पाई और फाई का सेम वैल्यू है तो PV अपॉन RT, या उसके लिए हम यूँ कहें कि दे शो इक्वल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. अगर हम उसको जो एमेगट ने कर्व प्लॉट किए थे कि गैसेस जो हैं उसके आदर्श गैस के लिए तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, अगर प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट में ग्राफ प्लॉट किया था उन्होंने, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं आदर्श गैस के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, लेकिन रियल गैस में ये डेविएशन शो करती है इस तरह से. तो उन्होंने ये बताया इसी से लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट से कि अगर दो गैसेस हैं उनमें अगर हम यहाँ पे प्रेशर की जगह रिड्यूस्ड प्रेशर पाई ले लें और कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट की जगह रिड्यूस्ड कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट ये वाला अगर हम यूज़ करें, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गैस है उनमें पाई फाई थीटा का मान अगर समान है या दो मान समान है तो तीसरा तो समान होगा ही, तो वो जो हैं वो जो डेविएशन शो करेंगी, अलग अलग गैसेस हैं सपोज़ ये, तो जो डेविएशन शो करेंगी वो भी लगभग समान होगा. आदर्श गैस के कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट से जो विचलन शो करती है वो विचलन भी लगभग बराबर होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे इनके ये मान भी वॉल्यूम मतलब प्रेशर और दाब और आयतन के मान भी अलग अलग हो जाएंगे. जितना एक जैसे होंगे इनके मान भी समान होंगे, तो ये डेविएशन भी समान शो करेंगी. तो इस तरह से जो
रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है एंड लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है। तो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या हुआ कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के समानीत ताप और समानीत दाब थीटा और पाई के मान अगर समान है तो उनका समानीत आयतन जो होगा फाई जो होगा उसका मान भी समान होगा। ये कहलाता है संगत अवस्थाओं का नियम, या जो पदार्थ है वो कहलाएंगे कि वो संगत अवस्थाओं में है। इसी को हम संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। तो ये आपका जो है गैसियस स्टेट में था, करस्पॉन्डिंग स्टेट या वैन डर वाल्स की जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो था। नेक्स्ट टर्न पे हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी गैस के लिए ए, बी और आर की वैल्यू पता है तो क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर का मान निकालना है, या पीसीवीसी, टीसी की वैल्यू पता है तो ए, बी और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। या आप बुक में देख के ये कुछ एक क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिएगा, सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और आप ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। थैंक यू।